शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 2 पार्ट बता चुका हूं, वो दोनों पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज जो मैं तीसरा पार्ट में बताने जा रहा हूं वो 6ठा क्वेश्चन बता रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आंसर एनी 3। 6 नंबर में आंसर एनी 3। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 6 नंबर में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन में कोई 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। और जैसे कि सपोज डैट यहाँ देखिए 1 नंबर में A B C, इसमें से कोई एक का जवाब देना है। B नंबर में इसमें से भी कोई एक का जवाब देना है। इसी तरीक़ा से C नंबर में नोट है, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है, इसके बारे में नोट लिखना, डिफरेंट बिटवीन नॉवल एंड ड्रामा के बारे में। उसके बाद D नंबर में जो क्वेश्चन होगा वो मैचिंग होगा, वो लेखक का मैचिंग होगा। और E नंबर में जो होगा, E नंबर में ट्रांसलेशन होगा। और F नंबर में जो होगा वो भी ग्रामर से लिटरेचर से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ 6 का, इसमें से कोई 3 में से एक का जवाब देना है। लेकिन मैं इस वीडियो में ये 3 का 3 जवाब देने वाला हूँ। इसे आप बढ़िया से समझिएगा। और ये कहानी टाइप का है, ओडी टू अटम, एन एपिथ और द सोल्जर। तो ये तीन का जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। और अगला वीडियो में भारत इज़ माई होम, आई हैव ए ड्रीम, ए पिंच ऑफ स्नफ का मैं बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं ये 3 बताने जा रहा हूँ। एन एपिथ तो देखते हैं क्या है। 6A का फर्स्ट एन एपिथ में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कब्र के आगे जो नाम लिखा हुआ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, यानी किस दिन ये पैदा हुए, ये किस आदमी का कब्र है, और ये इसमें जो है ये किस डेट, ये डेट क्या और किस आदमी का कब्र है। कब्र के सामने जो टॉम्ब होता है उसी को हम बोलते हैं एन एपिथ। तो एन एपिथ का कहानी जो है समझ लेना है। ठीक है, तो एन एपिथ में क्या बोल रहा है। एन एपिथ देखिए नीचे देखना है यहाँ पर। एन एपिथ इज़ रिटन बाय वाल्टर डी ला मारे। तो एन एपिथ को जो लिखा है वाल्टर डी ला मारे ने लिखा है। ठीक है, जो कि एक कहाँ के हैं, वो इंग्लैंड के हैं। ठीक, कहाँ के हैं, वाल्टर डी मारे कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एपिथ इज़ टॉम्ब ऑफ डेड बॉडी। एपिथ जो है एक डेड बॉडी यानी मरा हुआ बॉडी का एक टॉम्ब है, टीला है, कब्र है। ठीक है, वेयर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी, जिसमें एक खूबसूरत लेडी क्या है, लेटी हुई है, सोई हुई है, यानी मरी पड़ी हुई है। एक कब्र है जिसमें एक ब्यूटीफुल लेडी क्या है, मरी पड़ी है। और आगे देखते क्या बोल रहा है, एक्चुअली पोएट लव्स वेरी मच टू दैट लेडी। इस असल में है क्या कि वो उस लेडी उस कब्र में सोई हुई है, उस कब्र में लेटी हुई है, मरी हुई है, वो लेडी जो है पोएट की लव है, पोएट की क्या है, प्यार है। पोएट जो है उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पोएट जो है वाल्टर डी मारे जो है बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करते थे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन वेस्टर्न कंट्री। ये वेस्टर्न कंट्री की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी थी। इसमें वेस्टर्न कंट्री लिखा नहीं है, फिर भी आपको समझ जाना है वेस्टर्न कंट्री की ये सबसे खूबसूरत लेडी थी। वन डे दैट लेडी डाई, एक दिन क्या होता है कि वो लेडी मर जाती है। एंड ब्यूराइड फाइनली इन द ग्रेव, फाइनली उन्हें जो है मरने के बाद उन्हें एक कब्र में डाल दिया जाता है, दफना दिया जाता है। सो इन दिस पोएम poet is expressing his sad feeling for a lady who is lying in a grave। इसमें पोएट ये अपना एक्सप्रेस बताना चाहते हैं, अपना दिल की बात बताना चाहते हैं, अपने दिल का सेड बताना चाहते हैं कि उनको वो जो प्यार थी, वो खूबसूरत लेडी जिससे वो प्यार करते थे, उसके मरने के बाद उनको कितना दुख हुआ। उस दुख को इस पोएम में वो एक्सप्रेस करते हैं। उस दुख को इस पोएम में एक्सप्रेस करते हैं। अगेन मैं इस लाइन को रिपीट करता हूँ। सो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखना है। ठीक है, सो इन दिस पोएम पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी हु इज लाइंग इन, यहाँ पर जो छिपा हुआ है लेइंग के बाद इन अ ग्रेव,
यानी कब्र में लेटी है। द पोएट गोज टू टॉम वेयर, यानी पोएट, जब वो लेडी को दफना दिया जाता है, लेकिन पोएट जो है हर रोज़ यानी जाते हैं उस उस कब्र के पास जहाँ पर वो लेडी क्या है, लेटी हुई है। यहाँ पर देखिए द पोएट वाज गोन टू टॉम वेयर द लेडी लाइंग, जहाँ पर वो हर रोज़ जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर लेडी क्या है, लेटी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे देखिए बढ़िया से ऊपर में, यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए द पोएट, ये लाइन पिछले पेज में मैं पढ़ा चुका हूँ। द पोएट गोज टू टॉम विच मेड इन ए मेमोरी ऑफ डैट लेडी। ये पोएट जो है उस कब्र पे जाते हैं जहाँ पर उस लेडी, जो खूबसूरत लेडी जो खूबसूरत के याद में वो बनाया गया था, वो टीला बनाया गया था, वो कब्र बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, ही विप्स देयर बिटरली, वह जो है फूट फूट कर रोते हैं, वो फूट फूट कर कब्र के पास रोते हैं। एंड थिंग्स, और सोचते हैं, हु विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, यानी फूट फूट कर रोते हुए ये सोचते हैं कि उसे कौन याद करता है जो मर जाता है, मर जाने के बाद कौन किसको याद करता है। द पोएट इज़ इन द ओपिनियन डैट मैन इज़ मॉर्टल, यानी पोएट का ओपिनियन ये है कि मैन, आदमी जो है वो नैतिक, वो मॉरल है, लेकिन द सोल है ना, एंड सोल मतलब आत्मा जो है इमोरल है, यानी आदमी जो है मॉरल है लेकिन आत्मा जो है इमोरल है, यानी मॉर्टल यानी कि नैतिक है। ठीक है, यानी आदमी मर जाते हैं लेकिन आत्मा क्या होते हैं, नहीं मरते हैं, आत्मा जो है हमेशा जीवित रहते हैं, आत्मा हमेशा जिंदा रहते हैं। पोएट सेज बॉडी फॉल्स डाउन इनटू पीसेस, बट पोएट कहते हैं कि बॉडी जो है मरने के बाद शांति पा लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बॉडी ख़त्म हो जाते हैं। बट द सोल चेंजेस द अदर न्यू बॉडी, लेकिन आत्मा जो है बॉडी जीने के लिए दूसरा बॉडी चेंज करते रहता है, आज उसके बॉडी में, कल उसके बॉडी में। ये पोएट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आगे बोल रहा है द पोएट सेज whoever comes on the earth, पोएट कहते हैं जो भी आए हैं पृथ्वी पे मस्ट डाई, वो ज़रूर मरेंगे, अवश्य मरेंगे, जो भी पृथ्वी में आए हैं वो अवश्य मरेंगे। ठीक है, बट देयर फेम्स रिमेन परमानेंटली इन दिस यूनिवर्स, कोई भी इस दुनिया में नहीं आया है रहने के लिए। बस ये पोएट कह रहे हैं आदमी तो मर जाते हैं लेकिन उसका फेम, उनका जो प्रसिद्धि, उनका कर्म ही दुनिया में रह जाता है, उनका कर्म ही परमानेंटली दुनिया में रह जाता है, उनका नाम ही दुनिया में रह जाता है। कर्म, आदमी तो मर के चले जाते हैं लेकिन उनका फेम जो है दुनिया में रह जाता है, यही कह रहे हैं एन एपिथ में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड वाला ओडी टू अटम को मैं बताना चाह रहा हूँ। एक्सप्रेस द ओडी टू अटम, सेकंड नंबर। यहाँ देखिए ओडी टू अटम जो है ये एक सीजनल पोएम है, सीजन पे रिलेटेड पोएम है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका समरी देख लीजिए, इसको बार बार सुनिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा, और मैं जो बता रहा हूँ इसको हिंदी में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि दिस पोएट इज़ रिटन, ये जो ओडी टू अटम है इसे लिखा है बाय जॉन कीट्स ने लिखा। इन दिस पोएम जॉन कीट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू अटम सीजन। इसमें जो है पोएम जो है जॉन कीट्स जो है डिस्क्राइब करते हैं ब्यूटी यानी कि अटम सीजन का खूबसूरती और अटम सीजन की विशेषता को बताते हैं। यानी कि जॉन कीट्स जो है इसमें अटम सीजन की खूबसूरती और अटम सीजन की विशेषता बताती हैं। आगे देखना क्या, ही सेज डैट अटम सीजन इज़ ए गुड सीजन, वह कहते हैं कि अटम सीजन एक बहुत ही अच्छा सीजन है। बिकॉज इन दिस सीजन पीपल आर हैप्पी, क्योंकि इस सीज़न में जो है लोग बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि इन दिस सीजन पीपल आर वेरी हैप्पी, इस सीज़न में लोग बहुत खुश रहते हैं। दे फील वेरी गुड, लोग जो है बहुत अच्छा फील करते हैं, इसलिए अच्छा फील करते हैं बिकॉज दिस सीजन इज़ नाइदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड, इस सीज़न में ना तो ज़्यादा गर्मी रहता है ना जो ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, पोएट कह रहे हैं ये सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न है, इसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होता है ना तो ज़्यादा ठंडा होता है। विंड बिलो वेरी, इसमें हवा जो है अच्छी तरीक़े से बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, आगे बोल रहा है सीज़न पीपल आर वेरी, इस सीज़न में जो है लोग बहुत खुश रहते हैं। दे फील वेरी गुड बिकॉज दिस सीज़न इज़ नाइदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड, इस सीज़न में ना तो ज़्यादा गर्मी होता है ना जो ज़्यादा ठंडा होता है। विंड ब्लोज वेरी फ्रेंडली, इसमें जो हवा बहुत ही सुहाना बहुत ही अच्छा बहता है। इसमें जो हवा बहता है ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना जो ज़्यादा ठंडा होता है, इसकी हवा को सब आनंद लेते हैं। इन दिस पोएम
यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इन दिस पोएम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। इस सीजन में है नए नए पत्ते निकलते हैं और नए नए फल निकलते हैं, यानी कि पेड़ में मंजर देते हैं। इन दिस सीजन नेचर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इस सीजन में जो है प्रकृति बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बिकॉज देयर इज़ ए ग्रीनरी एवरीवेयर, क्योंकि इस सीजन में प्रकृति बहुत खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि इस सीज़न में हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। इस तरफ हर तरफ क्या रहती है, हरियाली ही हरियाली रहती है। ऑल पीपल फील टू वर्क इन दिस सीज़न इवन द बर्ड्स, यानी कि ऑल द पीपल, हर कोई जो है इस सीज़न में अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। इवन बर्ड्स ऑल्सो सिंग, इस सीज़न में ही चिड़िया गाना गाती है, कोयल कुकू कुकू करती है, ठीक है। द सन रे ऑफ दिस सीज़न मेक द फ्रूट्स फ्लैशली फैट एंड टेस्टी। इस सीज़न में जो है सूरज की जो रे है बहुत खूबसूरती और बहुत अच्छी लगती है, और फूल और इस सीज़न में जो है बहुत ही अच्छा फ्रेशली और फैट टेस्टी। इन दिस सीज़न नेचुरल रिमेन काम एंड कूल, इस सीज़न में जो है नेचर बहुत शांत और ठंडा, बहुत अच्छा सुहाना रहता है। यही ऑटम सीजन के बारे में जो है जॉन किट्स समझा रहे हैं। ऑटम सीजन के बारे में जो है जॉन किट्स बता रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं तीसरा क्या बोल रहा है, द सोल्जर के जो लेखक है रूपर्ट ब्रूक है। द सोल्जर के लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक है। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो रूपर्ट ब्रूक जो है ये भी इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और ये जो है इंग्लिश सोल्जर है। ये एक सोल्जर के बारे में बता रहे हैं कि सोल्जर ये जो है इसमें जो बोल रहा है द सोल्जर इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम, यानी इसका अर्थ ये हुआ द सोल्जर जो है एक देशभक्ति कविता है, देश के प्रति कविता इन फॉर्म ऑफ सोनेट कंपोज्ड बाय द ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रूक, यानी ग्रेट वार पोएट, यानी ये जो है रूपर्ट ब्रूक जो है हमेशा युद्ध के प्रति ही पोएम लिखते हैं रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, पोएट जो है इस पोएम में अपना डिस्क्राइब करते हैं इंग्लिश सोल्जर के बारे में, इंग्लैंड के सोल्जर के दर्द को बयां करते हैं। इसमें इंग्लिश सोल्जर के दर्द के बारे में बयान करते हैं। हु गोज़ टू फॉरेन, जो कि विदेश में जाते हैं, हु गोज़ टू फॉरेन विदेश में जाते हैं, कंट्री फॉर द फाइट फॉर हिज ऑन कंट्री, विदेश जा करके अपने देश के लिए लड़ाई करते हैं, अपने देश के लिए क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। ही फील्स डैट द पीस ऑफ फॉरेन लैंड एंड वेयर ही विल बी बुरीड इन केस ऑफ डेथ, यानी विदेश में जाके लड़ते हैं और जब मर जाते हैं, मर जाने के बाद उसे किसी भी स्थिति में उसी ज़मीन पे गाड़ दिया जाता है। व्हेन ही इज़ अ फॉरेन कंट्री, जो कि फॉरेन कंट्री के ही कंसिडर दैट फील दैट द पीपल ऑफ द फॉरेन लैंड वेयर ही विल बी बुरीड इन केस डेथ, यानी कि मरने के बाद उसी ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं। विल बी फॉरेन इंग्लैंड, यानी फॉरएवर इंग्लैंड, विल बी फॉरएवर इंग्लैंड। ही कंसिडर द पीस ऑफ फॉरेन लैंड ऑफ टू इंग्लैंड, ये चाहते हैं कि हमारा इंग्लैंड, लेखक जो है चाहते हैं, रूपर्ट ब्रूक चाहते हैं कि हमारा इंग्लैंड हमेशा शांति रहे, हमारा इंग्लैंड जो हमेशा शांतिपूर्वक रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे, ये शांति चाहते हैं लेखक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ही इंग्लैंड, ठीक है, बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड बाउट ऑफ इन द इंग्लैंड, क्योंकि उनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ और वो इंग्लैंड के लिए ही वो जीते हैं। ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज सेंस ऑफ द ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज कंट्री फॉर एवरीथिंग, वो जो है अपना दिल का बयां करते हैं अपने देश के प्रति ये बयां करते हैं कि युद्ध करके कोई फ़ायदा नहीं, लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं, लड़ाई करने से दोनों तरफ की ज़िंदगी जाने जाती हैं, ठीक है। ये कहते हैं, वो कह रहे हैं कंट्री एवरीथिंग, ही गॉड देयर फ्लावर एंड एयर हिज ब्रीथ, वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा न करके बात को अच्छे से प्यार से सुलह करें और एक दूसरे को फूल दें। डैट हैज़ लर्न फ्रॉम फ्रेंड, दस द पोएट सो द पोएट्स ग्रेट लव ऑफ हिज मदरलैंड, इसलिए जो है पोएट जो अपने मदरलैंड को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो डेथ हो तो हमारा डेथ हमारे ही देश में हो और हमारे देश में ही मुझे अच्छे से सम्मान से दफनाया जाए, ठीक है। यही इसमें बोला गया था सोल्जर में, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में
पार्ट 4 में डालूंगा भारत इज़ माई होम, इसके जो आगे पुरुष का जो इतने भी हैं उसको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।